चिड़िया का मैजिकल कॉफी शॉप। पुनर्जन्म वाली कॉफी। विचित्र वन नाम से एक सुंदर सा अरण्य हुआ करता था, जहाँ पर तरह तरह की पक्षी रहती थी। उस जंगल में हर पक्षी अपना घर चलाने के लिए कोई न कोई काम किया करता था। उन्हीं में राजू नाम का एक चिड़ा था जो अपना कॉफी शॉप चलाता था। प्रेम पंछियों के लिए कैपुचिनो, किसी को टेंशन भगाना हो तो ब्रू कॉफी, अपनी थकान दूर करनी हो तो फिल्टर कॉफी, और जिसे ढेर सारा वर्क हो उसके लिए डबल शॉट वाला एक्सप्रेस कॉफी। यूं वो जोर जोर से कहता। उस जंगल में रहने वाले सभी पक्षी दिन में कम से कम एक बार ही क्यों न हो उसके कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी जरूर पिया करता। कई ऐसे थे जो अपने ऑफिस के मीटिंग्स वहाँ पर पूरे करते, और कुछ ऐसे प्रेमी भी थे जो घंटों कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए बैठ बातें किया करते। चूंकि राजू चिड़े का व्यापार इतने अच्छे से चलता था, वो घर पर अपनी पत्नी और बेटी के लिए हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता था। वो दिन भर अपने कॉफी शॉप पर खूब मेहनत करता और शाम होते ही अपने घर लौटकर पत्नी और बेटी के साथ अपना समय बिताता। एक दिन शाम के समय जब अंधेरा होने ही वाला था, राजू अपने घर पर बैठे टीवी देख रहा था। तभी उसकी बेटी उसके पास आकर उससे बोली, पापा पापा, हम बाहर चलकर पानी पूरी खाते हैं ना पापा। अरे नहीं बेटा, अभी अंधेरा हो गया है ना, हम पानी पूरी खाने कल चलते हैं। उसकी बातों से लगा जैसे उसे इंटरेस्ट ही नहीं था। पापा पापा प्लीज ना पापा, चलते हैं ना, मेरे सारे फ्रेंड्स पानी पूरी खाते हैं, पापा चलो ना। यूं जब वो बार बार जिद करने लगी तो पिता उसे मना नहीं कर पाया। फिर उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गया। पिता और बेटी मिलकर जामुन के पेड़ के नीचे कौवे का जो पानी पूरी का ठेला था वहां पर चले गए। क्या बात है राजू साहब, आज कॉफी शॉप हमारे पानी पूरी के ठेले पर कैसे आ गया? बात क्या है? यूं हंसते हुए कौवे ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मेरी बेटी पानी पूरी खाने की जिद कर रही थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। अच्छा बताओ बेटा, क्या खाना है तुम्हें? अंकल मुझे एक प्लेट पानी पूरी देना और फिर एक प्लेट मसाला चाट। कौवे ने नन्ही चिड़िया को चाट बनाकर दे दिया। जब नन्ही चिड़िया मजे लेकर चाट खा रही थी तब कौवा और चिड़ा आपस में बात करने लगे। पहले तो हर रोज मिला करते थे, अब देखो व्यापार, बच्चे तो कभी घर संसार में इतने उलझ जाते हैं कि मिलने का समय ही नहीं मिलता। सही कहा। वैसे धंधा कैसे चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, महीने भर में कितने बचा लेते हो? हाँ, यही कुछ 60,000 बच जाते हैं। यूं बातों बातों में उसने ना बताने वाली बात भी बता दी। उसके ये कहते ही चिड़े के हाव भाव ही बदल गए। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी मुश्किल से 40,000 बचा पाता हूँ, और ये 60,000 बचा लेता है। कौवे को लेकर उसके मन में जलन होने लगी। उसने अपनी बेटी को जल्दी से चाट खत्म करने के लिए कहा और उसे लेकर घर चला गया। घर पर पत्नी ने कई बार खाने पर आने के लिए आवाज दी, पर चिड़ा बिना खाए सो गया। पत्नी और बेटी को समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ है। राजू पलंग पर लेटा हुआ तो था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले ही दिन से उसने खाना और सोना सब कुछ छोड़ दिया और वन देवी को पाने के लिए नदी किनारे बैठकर तपस्या करने लग गया। वो कई दिनों तक तपस्या करते रहा, पर वन देवी ने उसे दर्शन ही नहीं दिए। मैं समझ गया हूँ वन देवी, मेरी कमाई कम है, इसीलिए तुम मुझे दर्शन नहीं देना चाहती हो ना। अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर वो नदी में छलांग लगाने के लिए खड़ा हो गया। अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो जैसे ही नदी में डुबकी लगाने वाला था कि वन देवी वहां प्रकट हो गई। भक्ता, आमदनी कम हो या ज्यादा, इससे किसी भी भगवान का अपने भक्त पर प्रेम कम नहीं होता। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी आमदनी उस कौवे से कम कैसे माँ? इसका निर्णय मैं नहीं ले सकती वत्स। हर जीव की मेहनत, उसके पुण्य कर्म, पिछले जन्म के पाप कर्मों के फल स्वरूप ही उसका वास्तविक जीवन निर्भर होता है।
ऐसा है तो देवी मुझे एक वर प्रदान कर दो। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, तुम्हें वर देना मेरा कर्तव्य बनता है। मांगो जो मांगना है। जो भी मेरे कॉफी शॉप में कॉफी पीने आएगा उसे अपना पुनर्जन्म याद हो, ऐसा वर दो। वत्स, तुम सृष्टि के विरुद्ध कुछ मांग रहे हो सकता है इससे तुम्हें ही नुकसान हो। एक बार सोच लेना। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आप मुझे वरदान दे दो देवी। चिड़ा अपने जिद पर अड़ गया। वन देवी ने वचन दे दिया था, इसलिए वो अब मुकर नहीं सकती थी, उसे वरदान देना ही पड़ा। इष्ट काम्यादि फल सिद्धिरस्तु। ऐसा वरदान देकर देवी वहां से अदृश्य हो गई। चिड़े की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने कॉफी शॉप पर जाने के लिए तैयार हो गया और अपने कॉफी शॉप के पास जाकर खड़ा हो गया। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कॉफी पीने पर दूसरी मुफ्त मिलेगी, या ये भी नहीं कि कॉफी पीने पर लकी ड्रॉ में आपको कार मिलेगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक कॉफी पीने पर आपको अपना पिछला जन्म याद आ जाएगा। आइए और अपना पिछला जन्म याद कर लीजिए। यूं जब चिड़े ने जोर जोर से चिल्लाकर इस बात का प्रचार किया तो जंगल में रहने वाली सभी पक्षी को ये अजीब सा लगा। उन्होंने सच जानने के लिए कॉफी पी और सच में उन्हें अपना पिछला जन्म याद आने लगा। अरे, मैं तो अपने पिछले जन्म में सूअर था और मैंने अपने पिछले जन्म में एक औरत के रूप में जन्म लिया था। यूं जो भी वहां पर कॉफी पीने आता वो सभी अपना पिछला जन्म याद करने लगे। चिड़े की आमदनी दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। अब चिड़े की आमदनी कौवे के मुकाबले दुगनी नहीं बल्कि तिगनी तेजी से बढ़ गई, जिससे चिड़े के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब सिर्फ उन्हीं के जंगल की पक्षी नहीं बल्कि आस पड़ोस के सभी जंगल से पक्षी आकर उसके पास कॉफी पीने लगे। राजू चिड़े ने आस पास के सभी जंगलों में जाकर इस बात का प्रचार किया। इसीलिए तो दूर दूर से पक्षी आकर राजू चिड़े के कॉफी शॉप में कॉफी पीने आने लगे और इसका असर ये हुआ कि उस जंगल के बाकी सभी कॉफी शॉप्स बंद हो गए। पड़ोस जंगल में नंदू नाम का एक कबूतर कॉफी शॉप चलाता था। राजू चिड़े के कॉफी शॉप की वजह से उसका कॉफी शॉप भी बंद हो गया। नंदू उदास बैठा कुछ सोच रहा था, पर कबूतर बहुत ही होशियार था। उसने खूब सोचकर एक योजना बनाई। एक दिन वो भी राजू चिड़े के कॉफी शॉप पर चला गया। उसने देखा वहां पर बैठे सभी पक्षी कॉफी पीकर अपने पिछले जन्म को याद कर रहे थे। नंदू कबूतर धीरे से उस कॉफी शॉप के पास गया। चिड़े जी, एक कप कॉफी तो देना। चिड़े ने उसे एक कप कॉफी दे दी। कॉफी पीकर उसे भी अपना पिछला जन्म याद आ रहा था, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चिड़े जी, जब सभी कह रहे थे तो मैंने सोचा सब मजाक कर रहे होंगे, पर सच में मुझे पिछला जन्म याद आ रहा है। चिड़ा ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चलो, अब मेरे 99,900 रुपये दे दो तो मैं चला जाऊं। मैं भला तुम्हें पैसे क्यों दूंगा? तुम्ही को मुझे 100 रुपये देने हैं कॉफी के। बात वो नहीं है। दरअसल पिछले जन्म में आपने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और बिना लौटाए ही मर गए। अब मैं आपसे ब्याज तो नहीं मांग रहा, बस असल ही दे दो। ये उसने बड़ी ही सरलता से पूछ लिया, पर चिड़े की धड़कनें ये सुनकर तेज हो गई। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हारे यहाँ कॉफी पीकर पिछला जन्म याद नहीं आता? अगर ऐसा है तो मुझे 1 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं। यूं उसने जोर से ही कह दिया। वहाँ पर बैठे सभी पक्षी ये सुन रहे थे। अगर चिड़ा इस बात से मना कर देता तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती और व्यापार का नुकसान होता वो अलग से। चिड़े के पास कबूतर को 99,900 रुपए देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। उसके अगले दिन से एक के बाद एक कर कई ऐसे पक्षी आते और राजू के छाती पर बैठकर कहते कि पिछले जन्म के 1,000 देने हैं, उस जन्म के इतने 1,000 देने हैं। इन सब से निराश होकर हुआ राजू चिड़ा अपना कॉफी शॉप बंद कर नदी किनारे वन देवी की प्रार्थना करने बैठ गया। वन देवी प्रकट हो गई। हे देवी, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, इसे आप वापस ले लो। तो फिर तुमने कहा तुम्हारी आमदनी कम हो गई है। हाँ देवी, कोई बात नहीं,
जितनी आमदनी हो रही थी मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ। ये उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहा। वन देवी ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, पर ऐसे किसी से भी ईर्ष्या करना सही नहीं है। तुम्हारा एक अच्छा सा प्यारा परिवार है, पर उसका नहीं है। तुम आरोग्यवान हो, पर वो नहीं है। अगर खुद की तुलना किसी और से करते रहोगे तो अपने जीवन में तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। किसी और से खुद की तुलना करोगे तो ये तुम्हें अपने जीवन को पतन की ओर ले जाएगी। मेरी समझ में आ गया है देवी, अब मुझे पुनर्जन्म वाली कॉफी नहीं चाहिए। मैं पहले की तरह ही अपना व्यापार करना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि जैसा कर्म वैसा ही फल मिलता है। यूँ राजू चिड़े ने वन देवी से प्रार्थना की। वन देवी ने उसे दिया वरदान वापस ले लिया। पूरे जंगल में एक जादुई हवा फैला दी, जिससे उन सभी पक्षियों के दिमाग से पिछले जन्म की वो सारी यादें मिट गई जो कॉफी पीकर उन्हें याद आ गई थी। पिछला जन्म, आने वाला जन्म या आने वाला पल कुछ भी शाश्वत नहीं है, केवल ये क्षण ही शाश्वत है। इस क्षण को जियो। ये कहकर वन देवी अदृश्य हो गई। उस दिन से राजू चिड़े के सोचने के तरीके में बदलाव आ गया। वो अब किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, बस अपने ही व्यापार पर ध्यान लगाकर अच्छे से अपने कर्तव्य निभाता। पड़ोस जंगल के रहने वाले नंदू कबूतर ने भी अपना कॉफी शॉप फिर से शुरू किया और उसने राजू चिड़े से लिए हुए वो पैसे उसे वापस लौटा दिए। तो इस तरह एक शांतमय और सुखी वातावरण में जंगल के सभी पक्षी अपने अपने व्यापार कर सुखी जीवन जीने लगे। पक्षीवन जंगल के राजा एक मोर हुआ करते थे। उनके शासन में जंगल के सभी पक्षी खुशहाली से रहते थे, पर पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण राज्य की सारी बागडोर उनके मंत्री तोता संभाल रहे थे। एक दिन सेनापति कबूतर मंत्री तोते के पास आकर बोले, मंत्री वर्य, अपने पड़ोस राज्य के राजा का दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वो सीमा लांघकर अपनी जमीन को हड़प रहे हैं। क्या कहा? पर क्या उस दिशा में कोई जासूस तैनात नहीं है? और ऐसा कुछ हुआ हो, इस बात की वार्ता हमें पहले कैसे नहीं मिली? मंत्री तोते के सवाल करने पर कबूतर ने कहा, अब क्या बताए महामंत्री जी, उस दिशा में जिस चील को जासूस निवृत्त किया गया है उसका काम के प्रति कोई लगाव नहीं है और न ही मेहनत करने की उसकी वृत्ति है। अपने राज्य के नियमों के अनुसार जासूस वंश की पीढ़ी को ही उस काम के लिए निवृत्त करना पड़ता है और उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। उन्हें पूर्णतः स्वेच्छा से रहने की छूट भी है। इसी वजह से उस निकम्मे चील को नौकरी पर रखना पड़ रहा है, वरना वो इस काम के बिल्कुल लायक नहीं है। क्या? सच तो ये है कि आज तक जासूस वंश में हर किसी ने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की है, सिवाय इस पीढ़ी के चील के। आप एक काम कीजिए, आप इस बात का पता लगाइए कि इस समय जासूस चील है कहाँ। अपने कर्तव्य से मुकर कर वो भटकता कहाँ है? ऐसे मंत्री तोता ने सेनाधिपति से कहा। तो दूसरी ओर जासूस चील अपने घर के तहखाने में रहे एक कमरे में खर्राटे लेकर सो रहा था। तब उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर उस तहखाने वाले कमरे में गई। सुनिए तो, ये तो हद ही हो गई। वैसे तो आपका काम जासूसी करना है, पर सबकी नजरों से छिपकर यूं काम धाम छोड़कर आप घर के तहखाने में यूं आराम से सो रहे हो। यूं अपने काम से मुकर जाओगे तो कैसे चलेगा? बस भी करो, शुरू हो गई तुम फिर से। मुझे वैसे भी ये काम करने का कोई मन नहीं, पर मेरे बाप दादाओं ने यही नौकरी की और चल बसे। मेरे लिए विरासत में ये काम छोड़ गए। वैसे भी अभी राज्य पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूंगा कि भेष बदलकर मैं कुछ राज की बातें जानने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ऐसे में मैं चाहे जहाँ भी रहूं, किसे फर्क पड़ना है? यूं उसने बड़े ही लापरवाही से कहा। यूं उसे दिए गए काम को पूरी श्रद्धा और लगन से ना करने की वजह से आज
पूरे राज्य पर खतरा मंडरा रहा था। ये बात महाराज मोर तक पहुंची, जो बस अभी अभी थोड़े स्वस्थ हुए थे। क्या कहा? चील वंश में जन्म लेकर भी ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और उसकी इस लापरवाही की वजह से हमने अपने राज्य की सीमाओं से थोड़ी जमीन भी खो दी। मैं इस बात को इतने आसानी से नहीं भूलूंगा। मैं किसी भी तरह, चाहे जो भी हो जाए, मैं उस चील को उसके कर्तव्यों का आभास कराऊंगा और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मैं उसी से करवाऊंगा। फिर महाराज मोर ने कुछ सैनिकों को भेजकर जंगल भर में ढोल बजवाकर ऐलान करवाया कि जिस दिशा में जो जासूस तैनात किए गए हैं वो वहां की जानकारी लेकर तुरंत महाराज के सामने हाजिर हो जाए। जैसे ही चील की पत्नी को ये बात पता चली, वो घबरा गई और तुरंत अपने पति चील के पास जाकर उसने सारी बात बताई। तब चील हड़बड़ा कर बाकी सभी जासूसों के साथ महाराज के सामने उपस्थित हो गया और झूठ मूठ ऐसे ही कह दिया कि जिस दिशा में वो तैनात है वहाँ पर ऐसी कोई खास हलचल नहीं हो रही और वहाँ के हालात नियंत्रण में है। पर महाराज मोर को सब समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और जासूस चील को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये देख मंत्री तोते ने राजा से कहा, महाराज, जो अपने कर्तव्यों से मुकर रहा है, आपने ऐसे जासूस चील को जाने क्यों दिया? मंत्री महोदय, दरअसल मैं इस चील को सबक सिखाना चाहता हूँ। इसके पूर्वजों ने अपने राज्य के हित के लिए अपने कर्तव्यों का जिस तरह पालन किया है, मैं इसे उसका एहसास कराना चाहता हूँ। यूँ महाराज ने कहा। फिर कुछ दिनों के बाद अपने सैनिक कौवों को भेजकर महाराज मोर ने जासूस चील को अपने दरबार में बुलवाया और बड़े गुस्से से कहा, जासूस चील, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से और तुम्हें सौंपे गए उस दिशा पर तैनात ना होने की वजह से शत्रु राज्य की सेना सीमा पार कर हमारे जंगल में सैर पर निकली राजकुमारी को अगवा करके ले गए। उनके इस दुस्साहस की वजह तुम हो, इसीलिए राजकुमारी को वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और जब तक तुम्हारी पत्नी और तब तक तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारी कैद में रहेंगे। अगर हमारी राजकुमारी को कुछ हुआ तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे मारे जाएंगे। महाराज मोर की कही ये बात सुन चील घबरा गया। महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं जानता हूँ कि अपने काम के प्रति मैंने बहुत लापरवाही की, जासूस होकर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, पर मेरी गलती की सजा मेरी पत्नी और बच्चों को मत दीजिए। यूँ उसने हाथ जोड़कर विनती की और जो काम उसे सौंपा गया था उसे अंजाम देने के लिए चील वहाँ से निकल पड़ा। चील के वंश में जासूसी का हुनर जो उन्हें विरासत में मिलती थी वो इस चील के अंदर भी थी, पर अपने आलस के चलते उसने कभी इस हुनर का इस्तेमाल ही नहीं किया था। पर अब चील की पत्नी और उसके बच्चे खतरे में थे, इसलिए उसने पूरी लगन के साथ अपने हुनर का इस्तेमाल किया। आसमान में ऊंचाई से उड़ते हुए उसने पड़ोसी राजा गिद्ध के राज्य के हर कोने में राजकुमारी को खोजने लगा। चील ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लगन के साथ लगातार 4 दिनों तक नजर रख कई महत्वपूर्ण गुप्त जानकारियों को हासिल तो कर लिया, पर राजकुमारी का पता ही नहीं लगा पाया। निराश होकर एक पेड़ के तने पर बैठे चील ने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी बारीकी से हर तरफ नजर रखी, कई गुप्त रहस्यों के बारे में भी जान लिया, पर कहीं भी राजकुमारी का कोई पता नहीं लगा। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर अब मैंने जितनी लगन के साथ काम किया उतना ही मैंने हमेशा से काम किया होता तो आज मेरे बच्चे और पत्नी खतरे में ना होते। अब से मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर मेरे राज्य की सुरक्षा होगी। इसीलिए पड़ोस राज्य के जितने भी रहस्यों को मैंने जान लिया है वो सब मैं महाराज को बताऊंगा। कम से कम तब मुझ पर दया ही। ऐसी आस लिए चील वहाँ से निकला और महाराज मोर के सामने खड़ा हो गया। महाराज, जैसे आपने कहा था, मैंने पड़ोस राज्य के हर कोने में राजकुमारी का पता लगाने का हर प्रयास किया, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चला। पर पड़ोसी राजा हमें बंदी बनाने की जो साजिश रच रहे हैं उसका पता लग गया है। मुझे उनकी शस्त्रशाला का पता चला है।
मेरे लिए सर्वोपरि है। आप चाहो तो मेरे परिवार की बलि चढ़ा दो। मैंने जो गलती की है उसके बदले मैं अपने परिवार को याद करते हुए आजीवन आपका सेवक बनकर पूरी वफादारी करूंगा। जैसे ही चील ने ये कहा, महाराज को उस पर गर्व होने लगा। मैं जानता था अपने पूर्वजों की तरह ही तुम्हारे अंदर लगन, हिम्मत और स्वामी भक्ति जरूर होगी। इसीलिए मैंने झूठ कहकर तुम्हें भयभीत किया और तुम्हें पड़ोस राज्य भेजा। अब मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो मुझे मिल गई। मैंने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को बंदी नहीं बनाया है और ना ही राजकुमारी अगवा हुई है। मैंने बस तुम्हारे अंदर छुपे उस कर्तव्यनिष्ठ चील को बाहर निकालने के लिए ये नाटक किया। महाराज मोर ने चील की लगन की खूब सराहना की। उसके बच्चे और पत्नी को उसे वापस सौंप दिया। जासूस चील से जो पड़ोस राज्य के बारे में उसे जानकारी मिली थी, उसी के बलबूते पर महाराज मोर ने पड़ोसी राज्य पर पलटवार किया और उन्हें मात दे दी।